हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का हम लोग पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। इस पार्ट 3 के साथ ये जो चैप्टर है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर में मिलेंगे। केमिस्ट्री का वो चैप्टर होगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोगों ने अध्याय 1 पूरा कर लिया है, अध्याय 2 पूरा कर लिया है। हमारा ये अध्याय 3 जो है आज पूरा हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ये आपका पिछले पार्ट में ही कंप्लीट हो जाता अगर मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता। मोल कॉन्सेप्ट जो है नई वाली एनसीईआरटी में अब नहीं पढ़ना है। नई वाली एनसीईआरटी में जो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है उसे हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ते तो ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका होता पार्ट 2 के साथ ही। लेकिन इस वाले पार्ट में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक। इसीलिए ये पार्ट 3 आ रहा है, वरना चैप्टर आपका फिनिश हो चुका था। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ना है। ये मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक जो है आपको पढ़ना है, नए वाले एनसीईआरटी में ही पढ़ना है। आणविक द्रव्यमान, मैंने आपसे कहा था पिछले वाले पार्ट में कि ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये आपको कंठस्थ करने होंगे। ये सारे के सारे जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये सारे के सारे जो है आपको कंठस्थ करने होंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और कैल्शियम का 40 होता है। जब आपको ये सारे परमाणु द्रव्यमान याद रहेंगे तभी आप इन सारे परमाणुओं से बनने वाला जो अणु होगा उसके द्रव्यमान को आप निकाल पाएंगे। तो एक परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, एक अणु के द्रव्यमान को हम लोग आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल का मास। और एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास। जैसे ये अपने आप में मान लो कि एक हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है। जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन है, इस एक ऑक्सीजन एटम का मास जो है कितना होता है? यहां पर देख लो 16 होता है, 16 U होता है, राइट। अगर हम जल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि जल में एक ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु और 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो ये जल का एक अणु है ना, जल का एक अणु है। इसका मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ही आसान है भाई। जितने भी एटम्स हैं सारे का मास लिख लो और जोड़ दो। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ना इसमें, तो पहले 2 लिखेंगे और एक एटम का मास 1 होता है तो यहां पर 1 लिख देंगे। प्लस ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है जिसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो यहां पर हम लोग 16 लिखेंगे। तो ये हो गया 18 U मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। जल के एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो अणु का निर्माण होता है परमाणुओं से मिलकर के। जितने भी परमाणु हैं सबके द्रव्यमान को आप जोड़ दो, आपको मिल जाएगा अणु का द्रव्यमान। तो इसकी बात की जा रही है कि हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। भाई एटॉमिक मास हम लोग समझ चुके हैं। अब एटॉमिक मास से हम लोग क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वो भी क्या है? सापेक्ष द्रव्यमान ही है, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो एटॉमिक मास ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? सापेक्ष एटॉमिक मास ले रहे हैं। तो जो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, आणविक द्रव्यमान मिलेगा, वो भी सापेक्ष ही मिलेगा। उदाहरण के लिए यहां पर देख लो, जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो जल का हम लोगों ने अभी निकाला, यहां पर ये जल का हम लोगों ने निकाला, ठीक है। कितना आया? 18 ये आया। अब ये नाइट्रिक एसिड आपको दिया गया है, इसका जो है हमें
क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो सारे का मास लिख करके जोड़ लेंगे हम लोग। एक हाइड्रोजन परमाणु है तो केवल एक हम लोग यहां पर लिखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु 1 ही है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है, तो आप 14 लिखेंगे। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। यहां पर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुने में 16 कर देंगे। अब सारे को जोड़ देंगे, 14 और ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48, 8 और 5 13 हो जाएगा, 4 5 6 63 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास निकल करके आएगा। तो चाहे जैसे भी आपको ये परमाणु द्रव्यमान याद करना ही पड़ेगा। जब आपको ये परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा तब आप निकाल पाओगे आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, अभी आपने यहां पर देखा जल, इसमें सारे के सारे क्या है, अधातु है। ये अधात्विक यौगिक है या फिर अधात्विक अणु है बोल सकते हो। नाइट्रिक एसिड अधात्विक अणु है, या फिर अधात्विक बोलना सही नहीं होगा, आप बोलो सह संयोजक यौगिक। सह संयोजक यौगिक जिसमें आपको केवल अधातु ही मिलेंगे। पिछले वाले पार्ट में आपने आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ा था। आयनिक यौगिक जो होता है वो धातु और अधातु से बनता है, धातु और अधातु से बनता है, राइट। आयनिक यौगिक जो है धातु अधातु से बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक यौगिक के केस में जो है हम लोग क्या करते हैं कि अणु शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अणु शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके स्थान पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सूत्र इकाई। सूत्र इकाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अणु शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके स्थान पर हम लोग सूत्र इकाई का इस्तेमाल करते हैं, सूत्र इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अणु जैसा कोई चीज नहीं होता है। अगर आपको याद होगा मैंने धातु के केस में बताया था कि जो धातु के तत्व होते हैं उनके अणु नहीं होते हैं। ऐसे ही आप याद रखेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका कोई अणु नहीं होता है, कोई अणु नहीं होता है जो स्वतंत्र रूप से हो, कोई अणु नहीं होता है। सूत्र इकाई होता है। सूत्र इकाई फॉर्मूला यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होता है, लेकिन अणु नहीं होता है। जैसे अणु क्या करते हैं कि भाई उस यौगिक के सारे रासायनिक गुणधर्मों को बताते हैं। सूत्र इकाई के केस में ऐसा नहीं होता है, बस एक रिपीटिंग जो है स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो आप सीधा याद रखेंगे कि अगर आयनिक यौगिक है तो उसके केस में हम लोग आणविक द्रव्यमान नहीं निकालते हैं, क्योंकि अणु जैसा कुछ होता नहीं है आयनिक यौगिक में। उसके स्थान पर हम लोग सूत्र इकाई शब्द बोलते हैं। तो सूत्र इकाई का द्रव्यमान निकालेंगे और उसे हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। निकालेंगे कैसे, वैसे ही जैसे हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते थे ना, ठीक वैसे ही जो भी आपके एटम्स होंगे सारे का मास लिखेंगे, जोड़ देंगे, फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, जैसे हम लोग इस वाले केस में निकालते हैं। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है, वैसे ही करेंगे। जैसे हम लोगों ने जल का निकाला, नाइट्रिक एसिड का निकाला। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। तो भाई जिसके संघटक आयन होते हैं, किसके संघटक आयन होते हैं, आयनिक यौगिक के संघटक आयन होते हैं। आयनिक यौगिक के संघटक क्या होते हैं, आयन होते हैं। उदाहरण के रूप में देखो सोडियम क्लोराइड है जो कि आयनिक यौगिक है, तो हम NaCl को अणु नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सूत्र इकाई बोलेंगे, है ना। सूत्र इकाई या फिर इकाई सूत्र लिखा हुआ है, बात एक ही है। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। सोडियम का द्रव्यमान लिखा, सोडियम का एक ही परमाणु है इसलिए यहां पर 1 लिखा हुआ है। क्लोरीन का एक ही परमाणु है तो 1 लिखा है, और क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान जो है 35.5 होता है, जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो अणु के स्थान पर क्या इस्तेमाल करते हैं, सूत्र इकाई या फिर इकाई सूत्र भी आप इसको बोल सकते हो।
अब जैसे यहां पर देखो कैल्शियम क्लोराइड है, आपको तुरंत समझ में आएगा कि यार ये धातु है, ये अधातु है, मतलब ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक के लिए हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। निकालने का तरीका कैसे, ठीक वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। CaCl2 है, कैल्शियम का एक परमाणु है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है कितना है, 40। क्लोरीन, इसको जोड़ेंगे अब, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और एक क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो ये हो जाएगा 40 और 35.5, इसका हम डबल करेंगे तो 71 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 111 हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला यूनिट मास है 111 कैल्शियम क्लोराइड का। अब आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इन सारे का हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब देखो इसमें से कोई भी आयनिक यौगिक नहीं है, कोई भी आयनिक यौगिक नहीं, सबके सब सहज संयोजक यौगिक है, जिसमें सारे के सारे आपको अधातु ही मिलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। इसमें सबसे पहले देखो हाइड्रोजन है, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन अणु है, तो ऑक्सीजन अणु में देखो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो 32 हो जाएगा। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन अणु है, तो यहां पर 2 क्लोरीन के परमाणु हैं और एक क्लोरीन का द्रव्यमान यानी क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 35.5, तो ये 71 हो जाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड अणु, तो कार्बन का एक परमाणु है और एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो है वो 12 होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 दूनी में 32 हो जाएगा और 32 और 12 44 हो जाएगा। उसके बाद है मीथेन, कार्बन का एक परमाणु है और एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो है वो 12 होता है। 4 हाइड्रोजन के परमाणु है और एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1 होता है, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। उसके बाद है इथेन C2H6, कार्बन के 2 परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान 1 होता है, तो 12 दूनी में 24 हो जाएगा और 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद है C2H4, C2H4 ये है आपका एथीन, कार्बन के 2 परमाणु, एक का द्रव्यमान 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन के 4 परमाणु, एक का द्रव्यमान 1 होता है, तो 12 दूनी में 24, 24 और 4 28। उसके बाद है अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का एक परमाणु है और एक का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो है कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान 1 होता है, तो 14 और 3 17 हो जाएगा। उसके बाद है मेथनॉल, एक कार्बन है, एक का द्रव्यमान 12 होता है, 3 हाइड्रोजन है, एक का द्रव्यमान 1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु है, एक का द्रव्यमान 16 होता है, और फिर यहां पर देखो एक हाइड्रोजन है। जैसे जैसे फॉर्मूला में तत्व है, परमाणु है, वैसे वैसे आप जो है जोड़ते चले जाओ, ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो यहां पर ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 और 16 31 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक, तो 32। तो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को बना लिया, सबका हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास यहां पर लिख लिया है। किसके हेल्प से, एटॉमिक मास के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है सूत्र इकाई द्रव्यमान बताइए। सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आयनिक यौगिक है, धातु अधातु युक्त यौगिक है, धातु अधातु युक्त यौगिक है, धातु अधातु युक्त यौगिक है, पोटेशियम धातु है, कार्बोनेट अधातु है, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, जिंक धातु है, ऑक्सीजन अधातु है।
तो ये सारे के सारे आयनिक यौगिक है, तो यहाँ पर हम लोग आणविक द्रव्यमान ना बोल करके क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाने जा रहे हैं। जिंक ऑक्साइड निकालने का तरीका ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाला पिछले वाले इस वाले क्वेश्चन में। जिंक का एटॉमिक मास आपको यहाँ पर दिया हुआ है 65। तो एक जिंक का परमाणु है और एक का द्रव्यमान जो है 65 होता है। फिर जोड़ेंगे इसमें ऑक्सीजन के द्रव्यमान को। ऑक्सीजन का एक परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। तो ये हो जाएगा 65 और प्लस 16, 6 5 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81 हो जाएगा। उसके बाद है सोडियम ऑक्साइड, इसका निकालना है। सोडियम का 2 परमाणु है, एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान 23 होता है, यहां पर लिखा भी हुआ है। ऑक्सीजन का एक परमाणु है, एक का द्रव्यमान 16 होता है। 23 गुने में 2 46 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा। तो 46 और 6 52 और 10 62। उसके बाद है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसका लिखना है। तो पोटेशियम के 2 परमाणु हैं और पोटेशियम परमाणु का द्रव्यमान होता है 39 प्लस कार्बन का एक परमाणु है और एक का द्रव्यमान 12 होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और एक का द्रव्यमान 16 होता है। तो यहां पर 39 गुने में 2 कितना हो जाएगा, 2 में 9 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। 2 तिहाई 6 और 1 7, ये 12 और ये फिर यहाँ पर 48 हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 8 18, हासिल 1 हो जाएगा। 4 5 7 और 5 12 और 1 हासिल 13, 138 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इन सारे का हम लोगों ने क्या लिख लिया, फॉर्मूला यूनिट मास लिख लिया है। अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा इस चैप्टर में वो सब के सब जो है नई वाली एनसीईआरटी में हमें पढ़ने हैं। मोल कॉन्सेप्ट नई वाली एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। तो एक अभिक्रिया का उदाहरण लिया गया है जिसमें जल बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या है, हाइड्रोजन अणु। अब 2 हमने लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार हाइड्रोजन अणु है। 2H2 का मतलब क्या हुआ, 2H2 का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में एक अणु है और कितने बार, 2 बार। एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 अणु में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि 2 अणु हैं और 4 परमाणु हैं। यहां पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है जिसमें कि 2 परमाणु हैं। यहां पर जल का एक अणु है, ये जल का एक अणु नहीं है, 2 अणु है। ये जल का एक अणु है लेकिन इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब जल के ये 2 अणु कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं। हम बोल सकते हैं इस अभिक्रिया को देख करके कि भाई हाइड्रोजन के 2 अणु जल का एक अणु आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो जल के 2 अणु बनते हैं। हाइड्रोजन अणु के 4 U, अगर मास की बात करें तो टोटल 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए ना। यहाँ पर एक का द्रव्यमान 1 होता है, 4 का 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन अणु के 32 U, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा। के साथ संयोग करके 36 U यानी कि 36 मॉलिक्यूलर मास निर्मित करते हैं। तो हम लोगों ने निकाला था सबसे पहले हाइड्रोजन का 18 होता है, यहाँ पर 2 जल के अणु है, जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है, यहाँ पर जल के 2 अणु है तो जो है यहाँ पर 36 हो जाएंगे। देखो अभिकारक का कुल द्रव्यमान 32 + 4 36 और उत्पाद का कुल द्रव्यमान 36 हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है यहाँ पर लागू हो रहा है क्योंकि ये अपने आप में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट में आपको 2 चीजें बताई गई है कि हम इस अभिक्रिया को देख करके एक तो ये बता सकते हैं कि भाई किसके कितने अणु रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और बन रहे हैं। बता सकते हैं ना कि किसके कितने अणु, किसके कितने परमाणु रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिएक्शन में किसके कितने बन रहे हैं। एक तो ये बता सकते हैं
दूसरा क्या बता सकते हैं कि किसका कितना द्रव्यमान भाग ले रहा है रिएक्शन में और कितना द्रव्यमान किसका बन रहा है। ये दो चीजें हम लोग बता सकते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। हम पदार्थ की मात्रा दो तरीके से बता सकते हैं कि भाई किसके कितने परमाणु हैं और किसका कितना द्रव्यमान है। हम दो प्रकार से पदार्थ की मात्रा बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता सकते हैं कि द्रव्यमान किसका क्या है और परमाणुओं की संख्या किसका क्या है। जैसे हम जल की बात करते हैं तो हम दो तरीके से जल की मात्रा बता सकते हैं। यहाँ पर एक तो ये बता सकते हैं कि भाई कि जल के दो अणु हैं, जल के दो अणु बने हैं। हम ये बता सकते हैं कि भाई जल के कितने द्रव्यमान बने हैं। जल का जो है 36 U द्रव्यमान बना है, तो इससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि अच्छा जल के यहाँ पर दो अणु हैं। या फिर आप डायरेक्ट बता दो कि जल के यहाँ पर दो अणु हैं, देख कर ही पता चल जाता है कि जल के दो अणु हैं। हम यहाँ पर यह बता सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन का एक अणु जो है रिएक्शन में भाग लिया है, या फिर यह बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का इतना द्रव्यमान जो है भाग लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम पदार्थ की मात्रा दो तरीके से बता सकते हैं, द्रव्यमान से और परमाणुओं की संख्या से या फिर अणुओं की संख्या से आप बोल सकते हो। परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसीलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। ये जो अभिक्रिया अभी आपने देखा 2H2 प्लस O2 और 2H2O, देखो देखते ही आप ये बता देंगे कि भाई किसके कितने परमाणु हैं। देखते ही आप बता देंगे कि यार हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर जल के 2 अणु हैं। देखते ही आप बता देंगे। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो आपको यहाँ पर द्रव्यमान कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि भाई 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, 4 हाइड्रोजन के परमाणु है टोटल और एक का द्रव्यमान 4 होता है तो 4 U हो जाएगा। यहाँ पर आप निकालेंगे कि भाई 2 ऑक्सीजन का परमाणु है, एक का द्रव्यमान 16 होता है तो 32 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। लेकिन भाई किसके कितने परमाणु हैं, किसके कितने अणु हैं, बड़ी आसानी से देखते ही आप बता देंगे। तो पदार्थ की मात्रा जो हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं, द्रव्यमान से और परमाणुओं की संख्या से या फिर अणुओं की संख्या से। इसमें ज्यादा आसान क्या है, परमाणुओं की संख्या बताना या फिर अणुओं की संख्या बताना। तो यही चीज आपसे कहा गया है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल जिसका प्रतीक मोल है, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। पदार्थ की मात्रा जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं उसमें से एक है मोल। ठीक है, मोल। जैसे देखो हम लोग किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं ना, ऐसे केजी लिखते हैं। किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं कि ऐसे केजी लिखते हैं। ऐसे ही जो मोल है इसे हम लोग शॉर्ट में दिखाते हैं केवल MOL से, है ना। जो मोल है, पदार्थ की मात्रा जिसे मोल कहा जाता है, यहाँ पर इसके यूनिट को हम लोग शॉर्ट में MOL लिखते हैं। MOL, बस E आपको हटा देना है और कैपिटल M के स्थान पर स्मॉल m लिखना है, राइट। तो मोल जिसका प्रतीक क्या है, ये मोल है। जैसे किलोग्राम का प्रतीक क्या है, केजी है। मीटर का प्रतीक क्या है, M है। ऐसे ही मोल का प्रतीक जो है MOL है। तो मोल एक नए यूनिट को जो है पेश किया गया, प्रस्तावित किया गया। किस लिए कि हम अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बड़ी आसानी से बता पाए। द्रव्यमान से हम पदार्थ की मात्रा बता सकते हैं, लेकिन अणुओं और परमाणुओं की संख्या के माध्यम से बताना जो है वो ज्यादा आसान है। एक मोल में कितने तात्विक कण होते हैं, यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक, जिसे शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, का नियत संख्यात्मक मान होता है। जब उसे मोल इनवर्स इकाई में व्यक्त किया जाता है और इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। अवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक थे इटली के, उन्हीं के सम्मान में जो इस स्थिरांक का नाम जो है रखा गया है। देखिए मोल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि आज मैंने मार्केट से ना
ये 1 दर्जन पेन खरीद कर लाया, 1 दर्जन। तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये संख्या में 12 खरीद कर लाया है। आपको पता है 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। मैं बोलूँ 2 दर्जन खरीद कर लाया तो आप समझ जाएंगे कि 24 मैंने खरीद कर लाया है। मैंने कहा 5 दर्जन मैं खरीद कर लाया हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैंने 60 संख्या में खरीद करके लाया है। तो जैसे ही आपको 1 मोल कहा जाए, जैसे ही आपको 1 मोल कहा जाए, तुरंत के तुरंत आप समझेंगे संख्या में इतने 6.022 इंटू 10 to the power 23। 1 मोल का सीधा सा मतलब होता है संख्या में इतने। अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं 1 मोल मैंने ये पेन खरीद कर लाया तो आप समझेंगे कि संख्या में मैंने इतने पेन जो है खरीद कर लाए हैं। ये बहुत बड़ी नंबर है, ये बहुत बड़ी संख्या है भाई। इतने संख्या में तो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यही सारे होंगे। कोई चीज ये पेन थोड़ी ना भाई इतने संख्या में कौन ही खरीद कर लाए ये पेन, या जो भी अपने आसपास आप पदार्थ देखते हैं पर इतने संख्या में थोड़ी खरीद कर लाते हैं हम लोग कुछ भी। इसीलिए मोल शब्द का इस्तेमाल हम लोग अणु के लिए, परमाणु के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, इन सारी चीजों के लिए, आयन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मोल का मतलब क्या हुआ। मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मोल जो है पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नंबर के रूप में, है ना, नंबर के रूप में। तो 1 मोल का मतलब, जैसे 1 मोल का मतलब संख्या में 12 होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब संख्या में इतना आपको बताना है। और इस नंबर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, आवोगाद्रो संख्या, है ना। आवोगाद्रो संख्या इसे कहा जाता है, या फिर इसे आवोगाद्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। आवोगाद्रो नंबर बोल दो, है ना, इंग्लिश में एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर बोल दो या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट बोल दो। शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं? शॉर्ट में दिखाते हैं ऐसे, एन लिखेंगे कैपिटल, और सब स्क्रिप्ट में पदांक में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कैपिटल ए लिखेंगे। तो ए से एवोगाद्रो और एन से नंबर, समझे आप। अगर मैं 2 मोल बोलता हूं तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एवोगाद्रो नंबर है इसी का डबल, सिंपल। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल, 1 मोल मतलब संख्या में इतने। मैं बोलूं 1 मोल प्रोटॉन, आप बोलेंगे संख्या में इतने प्रोटॉन। मैं बोलूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे संख्या में इतने इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूं 1 मोल आयन, तो आप बोलेंगे संख्या में इतने आयन। मैं बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु, तो आप बोलेंगे संख्या में इतने हाइड्रोजन के परमाणु, समझे आप। मैं अगर बोलता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन के अणु, 1 मोल H2, 1 मोल H2 का मतलब आप क्या समझेंगे कि संख्या में इतने H2 के मॉलिक्यूल। तो ये बहुत ही आसान बात है। आगे बढ़ते हैं। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा, मैंने आपको ये तो बताया ना कि पदार्थ की मात्रा जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं उसमें से एक पदार्थ की मात्रा भी है, जिसकी इकाई क्या है? मोल है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक n विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। पदार्थ की मात्रा प्रतीक n विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यानी कणों की संख्या की माप क्या है? कणों की संख्या की माप क्या है? पदार्थ की मात्रा है, जिसे मोल कहा जाता है। हम मोल को जो है n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोल है ना, इसे हम लोग यूजुअली n से दिखाते हैं। तो ये n क्या दिखाएगा? कणों की संख्या को दिखाएगा। यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकता है। कणों की संख्या, 1 मोल का मतलब आप क्या समझेंगे कि 6.022 10⁻23 नंबर में इतने। भाई कोई भी पार्टिकल्स ये हो सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण है, हो सकता है कि ये क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन हो। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। 1 मोल प्रोटॉन मतलब इतने प्रोटॉन। 2 मोल प्रोटॉन मतलब इसका डबल प्रोटॉन। हो सकता है कि हम किसी आयन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हम एटम्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? हम किसी की भी बात कर सकते हैं। भाई 1 मोल आम,
अभी आम का सीजन है, 1 मोल आम खरीद कर लाएंगे, यानी कि इतने आम आप खरीद कर लाएंगे। वहां पर पार्टिकल कौन है? आम है। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है जिसमें इतने विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है जिसमें इतने विनिर्दिष्ट कण होते हैं। मतलब मोल बोल सकते हो कि एक मोल जो हम पदार्थ बोलते हैं, मतलब उस पदार्थ में कितने कण होंगे? इतने कण होंगे। समझा ही चुका हूं। 1 मोल किसी पदार्थ का यानी कि संख्या में इतने, जैसे कि 1 दर्जन संख्या में 12, 1 ग्रूस मतलब संख्या में 144। ठीक ऐसे ही 1 मोल किसी पदार्थ का है, मतलब संख्या में वो पदार्थ इतने है। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ है। वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे 1 दर्जन का मतलब संख्या में 12 होता है, 1 ग्रूस का मतलब संख्या में 144 होता है, और वैसे ही 1 मोल में संख्या में इतने, 1 मोल का मतलब संख्या में इतने। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है दर्जन, ग्रूस और इस मोल में। मान लीजिए कि 1 दर्जन अगर आप केला खरीद कर लाते हैं तो उस 1 दर्जन केले का अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। वही 1 दर्जन केला अगर कोई और खरीद कर लाता है, संख्या में 12 ही लाएगा। जैसे मान लो आप हैं और आपका कोई दोस्त है, आप भी 1 दर्जन केला खरीद कर लाते हैं, वो भी 1 दर्जन केला खरीद करके लाता है, लेकिन संख्या में दोनों जो केले होंगे संख्या में 12 होंगे, लेकिन पूरे 12 केले का जो द्रव्यमान होगा आपके केस में कुछ और आएगा, आपके दोस्त के केस में कुछ और आएगा। भाई 1 दर्जन आप आम खरीद कर लाते हैं, 1 दर्जन आपका दोस्त आम खरीद कर लाता है, तो जो 12 आम है आपके पास उसका द्रव्यमान कुछ और आएगा, और आपके दोस्त के पास जो 12 आम है उसका द्रव्यमान कुछ और खरीद कर लाएगा। मोल के केस में देखो ऐसा नहीं होगा। 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है, 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई 1 मोल आपको क्या करना है कि जल लाना है, 1 मोल आपको जल लाना है, और आपके दोस्त को मैं बोलता हूं कि आपको भी 1 मोल जल लाना है। दोनों के केस में जल का द्रव्यमान नियत होगा, निश्चित ही होगा, समान ही होगा। तो यही चीज आपसे कहा गया कि ये एक अंतर है। भले ही मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ है। क्या लाभ है? कि किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। तो हमने जल को मान लिया विशिष्ट पदार्थ है भाई, तो 1 मोल जल आप लेकर आए या फिर कोई और लेकर के आए, इसका जो द्रव्यमान है वो निश्चित होगा। तो ये अंतर है। आप बोलेंगे अगर 1 मोल केला खरीद कर लाऊं मैं और मेरा दोस्त तो अलग अलग होगा। वो आपको समझाने के लिए था। मोल क्या है इसे समझाने के लिए वो आपको एग्जाम्पल देकर के बताया गया था कि ऐसा होता है। एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ लगाते हैं? इन सारी चीजों के इसमें लगाते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखो, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, और इस रिलेटिव एटॉमिक मास के हेल्प से हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी तक आप जो है एटॉमिक मास निकाल रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ऑक्सीजन है, इसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो आपने क्या लिखा? 16 यू लिखा, माफ करिएगा 32 यू हो जाएगा। 16 तो परमाणु द्रव्यमान होता है, 32 यू लिखा आपने। 32 भी केवल लिख देते हैं, लेकिन आप यू लिखो, यूनिफाइड मास। 1 ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 32 यू है, जिसमें कि 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। अच्छा, मान लो केवल ऑक्सीजन एटम है, तो आप क्या करेंगे? यहां पर एटॉमिक मास लिखेंगे, है ना, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, ये हो जाएगा 16 यू, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु,
तो आपके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए कि संख्या में इतने ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, ध्यान से सुनिएगा। और फिर अभी आपने ये भी पढ़ा कि भाई कि 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। तो जैसे एक ऑक्सीजन परमाणु का अपना कुछ द्रव्यमान है, ऐसे ही इन सारे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कुछ न कुछ तो आएगा निकल करके। कैसे निकालेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, सर एक का द्रव्यमान 16 है तो संख्या में इतने हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। तो शॉर्ट में मैं एन लिख देता हूं, इसको लिखने में टाइम लगता है ना, 6.022 पावर चढ़ाओ, टाइम लगता है, तो शॉर्ट में एन लिख दिया। आप बोलेंगे सर इतने द्रव्यमान हो जाएंगे। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास आएगा वो कैसे निकालेंगे कि 1 ऑक्सीजन एटम का जो मास है उसमें गुना कर देंगे किससे, इस एवोगाद्रो संख्या से। तो ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में ये मास आया है। कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि 1 मोल का मास जो है हम लोग इसमें नहीं बताते हैं, यूनिफाइड मास में नहीं बताते हैं, हम लोग उसको ग्राम में बताते हैं, हम लोग उसको ग्राम में बताते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, 1 मोल का मास हमेशा आप लोग ग्राम में बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना होता है ग्राम में बताने के लिए, ये जो न्यूमेरिकल मान है, वैल्यू है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, u को हटा करके g लगा देंगे। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया, हम लोग ग्राम में बताएंगे। और 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास, आणविक द्रव्यमान मतलब 1 अणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब 1 परमाणु का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान, सिंपल। तो मोलर मास किसका, ऑक्सीजन परमाणु का कितना आया, 16 ग्राम आया। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मोलर मास हमको चाहिए, मोलर मास हमको चाहिए, लेकिन किसका चाहिए हमें, ऑक्सीजन परमाणु का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, ऑक्सीजन अणु का चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो 32 U आएगा, लेकिन हम लोग U हटा देंगे, केवल 32 लिखेंगे और U के स्थान पर G लगा देंगे। तो U हटाओ G लगाओ, U हटाओ G लगाओ, U हटाओगे G लगाओगे, एटॉमिक मास से मोलर मास आ जाएगा। अगर मान लो कि मॉलिक्यूलर मास है तो वहां से मोलर मास आ जाएगा। तो बस यही काम करना होता है। तो यही चीज आपसे कहा गया, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन ग्राम में, लेकिन ग्राम में। मैंने वही तो लिखा कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कैसे लिखा, जो उसका परमाणु द्रव्यमान है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है, उसी को तो लिखा, लेकिन ग्राम में लिखा। मैंने 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कैसे लिखा, जो इसका आणविक द्रव्यमान है वही तो लिखा, लेकिन ग्राम में लिखा। यही चीज आपसे यहां पर कहा गया है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है। परमाणु द्रव्यमान की बात की जा रही है कि परमाणु द्रव्यमान हम लोग किसी तत्व का लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखते हैं। किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मैंने आपको बताया यहां पर मोलर मास, उसे हमें उस संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई U को G से परिवर्तित करना होगा। मैं आपको यहां पर समझा चुका हूं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अगर मोलर द्रव्यमान परमाणु का है, जैसे यहां पर मोलर मास जो है हम लोगों ने ऑक्सीजन एटम का लिखा ना, परमाणु का लिखा, तो इसे आप ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हो। ग्राम परमाणु द्रव्यमान का सीधा सा मतलब परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, जिसे हम लोग ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, उसी हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। तो मोलर द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान बात बराबर ही है। मान लीजिए कि अणु है, मोलर द्रव्यमान अगर हम अणु के लिए लिखते हैं तो इसे हम लोग ग्राम अणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, ग्राम अणु द्रव्यमान हम लोग बोल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, तो इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान U हटाकर G लगा दो, और यही क्या है, मोलर द्रव्यमान है हाइड्रोजन का। 1 U हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें इतने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। समझा चुका हूं यहां पर मैं। 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम का मतलब केवल एक सिंगल एटम, जिसका मास ये होता है।
लेकिन एक मोल ऑक्सीजन एटम जब मैंने बोला तो इसका मतलब इतने एटम है जिसका मास कितना होगा, ग्राम में बताते हैं 16 ग्राम। चाहो तो आप यू में बता सकते हो, लेकिन हम लोग एक मोल की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग ग्राम में बताना जो है ज्यादा सही समझते हैं। तो मैंने ऑक्सीजन एटम लिया था, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लेकर के आपको समझाया गया है। इसी प्रकार 16U, ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, लेकिन 16 ग्राम जो हम ऑक्सीजन बोलते हैं इसका मतलब इसमें कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु होंगे इतने, एवोगाद्रो संख्या के बराबर ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान ग्राम में, उसी को क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हम यू को क्या करते हैं, जी से बदल देते हैं। मैंने आपको समझाई दिया यहाँ पर कैसे क्या करना है। सीधा याद रखो, किसी का अगर आपको लिखना है मोलर द्रव्यमान या फिर ग्राम परमाणु द्रव्यमान या फिर ग्राम अणु द्रव्यमान, तो आपको सबसे पहला जो काम करना होता है वो यही कि अगर आप मोलर द्रव्यमान एटम का पूछा है तो आप पहले एटॉमिक मास लिख दो यू में, फिर यू को हटाकर जी लगा देना, मोलर मास आ जाएगा या फिर ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर मान लो मोलर मास आपको मॉलिक्यूल का चाहिए, अणु का चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप आणविक द्रव्यमान लिख लेंगे, फिर उसमें यू हटाकर जी लगा देंगे तो वो आपका ग्राम अणु द्रव्यमान हो जाएगा, जिसे आप मोलर द्रव्यमान बोलेंगे उस अणु का। जैसा कि हम पहले ही जल के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं जिसका मान 18U होता है। यहां से हमें यह प्राप्त होता है कि 18U जल में जल का केवल एक अणु होता है। अगर जल का अगर हम द्रव्यमान 18U बोलते हैं तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कि ये तो जल के एक अणु का द्रव्यमान है ना, जल के एक अणु का द्रव्यमान है, ये बड़ा वाला ऑक्सीजन है और दो छोटे छोटे मैंने हाइड्रोजन बनाया है। जल के एक अणु का द्रव्यमान है, ऐसा बस एक सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल है, उसका मास है ये 18U। ऐसा अगर हम संख्या में एवोगाद्रो संख्या के बराबर मॉलिक्यूल बना दे तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो एवोगाद्रो संख्या में 18U से गुना करेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग मोलर मास जो है हम लोग ग्राम में बताते हैं, तो इस U को हटाएंगे और जी लगा देंगे, बस यही काम करना होता है मोलर मास निकालने के लिए। तो जब हम 18U बोलते हैं मतलब जल का एक अणु है इसमें, लेकिन जब हम 18 ग्राम बोलते हैं मतलब जल के इतने अणु हैं, एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु है। तो यही चीज आपसे यहां पर कहा गया है। रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्या के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। अब देखो, वैज्ञानिक जो है जब वो रिएक्शन करवाते हैं तो जो पदार्थ लेते हैं वो तो ग्राम में लेते हैं, कि भाई हम कुछ ग्राम हाइड्रोजन का ले लेंगे, कुछ ग्राम ऑक्सीजन का ले लेंगे, फिर देखेंगे कि जल के कितने ग्राम बने हैं। तो वो पदार्थ लेते हैं ग्राम में, लेकिन उन्हें ना भाई परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ये सभी चाहिए होती है। भले वो द्रव्यमान में ग्राम में पदार्थ को लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, लेकिन उनको कितने एटम्स बने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये सारी चीजें भी चाहिए होती है। तो ऐसे में उनके सामने जो है ऐसे में उन्हें एक ऐसा रिलेशन जो है पता होना चाहिए, जो ग्राम को संख्या में कन्वर्ट कर सके, वो पदार्थ लेंगे ग्राम में, फिर उनको क्या चाहिए कि भाई कितने परमाणु बने हैं, कितने अणु बने हैं, संख्या चाहिए। तो ऐसे में जरूरी है कि एक रिलेशन उनके पास ऐसा होना चाहिए कि संख्या से ग्राम में, संख्या से द्रव्यमान और द्रव्यमान से संख्या से द्रव्यमान ग्राम में और ग्राम से द्रव्यमान से फिर संख्या में आ सके। तो इसके लिए ये रिलेशन है, बड़ा ही सिंपल है। भाई एक मोल का जो द्रव्यमान होगा वो नियत होगा। एक मोल पानी आप बनाएं या एक मोल पानी मैं बनाऊं, एक मोल पानी आप लाएं या फिर मैं लाऊं, द्रव्यमान 18 ग्राम ही होगा। यही चीज डिफरेंट है दर्जन और ब्रूस की जो हम बात करते हैं। एक दर्जन केला आप लाएंगे उसका मास कुछ और होगा, मैं लाऊंगा उसका मास कुछ और होगा। लेकिन एक मोल आप पानी लेकर के आएंगे, एक मोल पानी मैं लेकर के आऊंगा, उसका द्रव्यमान एक ही होगा। तो एक मोल का मतलब होता है, एक मोल का मास, यहां पर अगर मैं लिखूं एक मोल का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा। अभी तक सीख लिया आपने कि कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि परमाणु है
तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे, लेकिन ग्राम में। अगर अणु है तो हम लोग अणु द्रव्यमान लिख लेंगे, लेकिन ग्राम में। तो 1 मोल का द्रव्यमान जो है वो ग्राम में परमाणु द्रव्यमान होगा या फिर ग्राम में अणु द्रव्यमान होगा, बस हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। तो मोलर द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, अणु द्रव्यमान ग्राम में, जिसे आप ग्राम परमाणु द्रव्यमान या फिर ग्राम अणु द्रव्यमान बोल सकते हो। अतः रसायनज्ञों के परिकलन की इकाई मोल हुई, क्योंकि 1 मोल का जो द्रव्यमान है वो नियत होता है। सन 1896 विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। मोल शब्द किसने दिया, तो आप बोलेंगे विल्हेम ओस्टवाल्ड 1896 में। जो ये मोल शब्द है लैटिन शब्द मोल्स से बना है, जिसका अर्थ होता है ढेर, हीप और पाई। तो किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। किसी पदार्थ को आप ये मान सकते हो कि अणु का ढेर है, परमाणु का ढेर है ना, क्योंकि नंबर जो है एवोगाद्रो नंबर बहुत बड़ी संख्या है, तो बोल सकते हैं कि अणु का ढेर है, परमाणु का ढेर है। पदार्थ को हम क्या मान सकते हैं कि परमाणु या फिर अणुओं का ढेर है, और यहीं से मोल शब्द आया है। मोल का मतलब, मोल शब्द जो है ये मोल्स से बना है, लैटिन शब्द होता है मोल्स, यहाँ से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, इस मोल्स का मतलब होता है ढेर। तो पदार्थ को हम अणु या परमाणु का ढेर मान सकते हैं। तो 1896 में इन्होंने शब्द दिया था, ओस्टवाल्ड ने, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने शब्द दिया था मोल, और 1967 में जाकर के मोल को जो है एज ए यूनिट एक्सेप्ट कर लिया गया, इकाई के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, जो परमाणुओं एवं अणुओं की वृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। सोचो 6.022 into 10⁻23 एटम, इतनी बड़ी संख्या है ये। सोचो इतने परमाणु है, तो बोल सकते हैं ना कि परमाणु संख्या बहुत ज्यादा है। अब इतनी बड़ी नंबर को दिखाने के लिए हम लोग मोल लेकर आए, इसको बोलते हैं जस्ट 1 मोल। अब 1 मोल बोलते हैं तो क्या 1 ही मोल तो है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी नंबर जो है छुपी हुई है। 1 मोल परमाणु का मतलब संख्या में इतने परमाणु, तो संख्या में बहुत ज्यादा है परमाणु, है ना। परमाणु एवं अणुओं की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट 1 मोल। तो सरलतम तरीका है दिखाने का। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम बना करके दिया गया है किताब में, इसको मैं समझा देता हूँ, बड़ा ही आसान है। देखो कार्बन परमाणु का 1 मोल, कार्बन परमाणु का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल का मतलब मैंने आपको ये भी क्या समझाया, 1 मोल का द्रव्यमान नियत होगा। तो 1 मोल अगर आप कार्बन परमाणु लेते हो तो उसमें उसका द्रव्यमान कितना आएगा, तो जो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा उसमें ग्राम लगा देंगे। तो परमाणु द्रव्यमान उसका 12 यू होता है, यू हटा करके जी लगा देंगे ग्राम में। और अगर हम कणों की बात करते हैं तो कार्बन परमाणु का 1 मोल अगर हम लेंगे तो उसमें कार्बन के कितने परमाणु होंगे, संख्या में इतने होंगे। हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल, तो हाइड्रोजन परमाणु का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसका द्रव्यमान 1 ग्राम आएगा, है ना। जो परमाणु द्रव्यमान होता है यू के टर्म में, है ना, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है यू के टर्म में, उस यू को हटाकर जी लगा दिए हैं तो 1 मोल का द्रव्यमान आ गया। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु मतलब संख्या में इतने हाइड्रोजन परमाणु। किसी भी कण का 1 मोल, ये कण जो है परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। किसी भी कण का 1 मोल लेंगे तो उस कण का हम लोग क्या करेंगे, सापेक्ष द्रव्यमान लिखेंगे, लेकिन ग्राम में। जैसे अगर वो कण मान लीजिए कि ऑक्सीजन परमाणु है, तो ऑक्सीजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, यू के टर्म में 16 होगा, 16 हटाकर ग्राम लगा देंगे, 16 ग्राम हो जाएगा। और संख्या की अगर बात करते हैं तो उस कण का, चाहे वो कण परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन हो, संख्या में इतने होंगे। अणुओं का 1 मोल यानी कि आणविक द्रव्यमान ग्राम में बताएंगे। अणुओं का 1 मोल, तो जो भी अणु है, अणुओं का 1 मोल है, उसका अगर आप द्रव्यमान बताना चाहते हो तो जो भी अणु है उसका आप क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान लिखेंगे, लेकिन ग्राम में। मैंने आपसे कहा कि 1 मोल का द्रव्यमान हमेशा हम लोग ग्राम में ही बताते हैं, जिसे हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और अणुओं का 1 मोल अगर हम लेते हैं तो संख्या में इतने अणु होंगे। अब देखो ये ना आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इससे जो है आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत जो है ये सोच पाएंगे
एक झटके में सोच लेंगे कि अरे यार हमको यहाँ पर ये करना है। सवाल ना आपसे पूछा जाता है, 3-4 तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखो आपको क्या होगा कि द्रव्यमान दे दिया जाएगा ग्राम में, पूछा जाएगा कि भाई मोल निकालो। पहला तो ये आएगा कि द्रव्यमान देकर के आपसे मोल पूछा जाएगा, द्रव्यमान आपको ग्राम में दे दिया जाएगा और मोल आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान से भाग लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 मोल में द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा, जो सापेक्ष अणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वही होता है ग्राम में। तो अगर आपको द्रव्यमान से मोल निकालना है, द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, तो आप मोलर द्रव्यमान से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। और अगर आपको मोल से ग्राम में जाना है तो आप क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान से गुना कर देंगे। ठीक, ऐसा भी होगा कि आपको द्रव्यमान दे दिया जाएगा ग्राम में और उसमें कणों की संख्या आपसे पूछ दी जाएगी। ये कण जो है एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस द्रव्यमान से कणों की संख्या आपको चाहिए। वैज्ञानिक के सामने यही तो एक समस्या थी ना कि हम भाई पदार्थ लेते हैं ग्राम में, लेकिन हमें कणों की संख्या भी चाहिए, अणु और परमाणु संख्या चाहिए। इसीलिए तो रास्ते में मोल आया था। वैज्ञानिक यही तो चाह रहे थे कि भाई हम रिएक्शन करवाते हैं, जो पदार्थ बनता है ग्राम में लेते हैं, ग्राम में बनता है, लेकिन वहां से हमें अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या भी चाहिए। इसीलिए तो मोल आया बीच में कि पहले आप क्या करिए कि द्रव्यमान से आप पहले मोल के पास चले जाइए, फिर मोल से आप कणों की संख्या पास चले जाना। अगर आपको कणों की संख्या से द्रव्यमान चाहिए तो पहले आप मोल के पास आ जाइए, फिर मोल से आप यहाँ पे आ जाइए। तो मान लीजिए कि ग्राम से द्रव्यमान से आपको कणों की संख्या निकालनी है, तो आप पहले मोल के पास आएंगे, मोलर द्रव्यमान से भाग लगा करके, फिर आप क्या करेंगे, एवोगाद्रो संख्या से गुना करके कणों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, 1 मोल में इतने कण होते हैं ना। मान लीजिए कि 2 मोल आया तो क्या करेंगे, आप इससे गुना करेंगे ना, 2 में इससे गुना करेंगे, वही चीज है। अगर आपको कणों की संख्या से यहां आना है तो क्या करेंगे, आप एवोगाद्रो नंबर से भाग लगा देंगे, आपको मोल मिल जाएगा। मोल के पास तो पहले आना ही पड़ेगा आपको, और उसके बाद क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो आपको ये मास मिल जाएगा। तो पहले आपको मोल के पास आना पड़ेगा। भाई ग्राम से द्रव्यमान से कणों की संख्या चाहिए, कणों की संख्या से द्रव्यमान चाहिए, आपको पहले मोल के पास आना पड़ेगा। मोल को इसीलिए तो लाया गया था रास्ते में। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो चुका है। निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। देखो आपको मोलों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और आपको दिया क्या है, एक वाले में द्रव्यमान दिया गया है और दूसरे वाले में देखो कणों की संख्या दी गई है। आपको क्या चाहिए, मोल चाहिए। एक बार में द्रव्यमान दिया गया है, पहले वाले सवाल में मोल के पास जाना है, मोल और द्रव्यमान से भाग लगा देंगे। दूसरे वाले में कणों की संख्या चाहिए, एवोगाद्रो संख्या से गुना कर देंगे। दिमाग अगर नहीं लगाना है तो सीधा आप ये याद रखो। ठीक, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो क्या करते हैं, जो द्रव्यमान आपको ग्राम में दिया होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं मोलर द्रव्यमान से। भाई मोलर द्रव्यमान किसका चाहिए, हीलियम का चाहिए। मोलर द्रव्यमान किसका चाहिए, हीलियम का चाहिए। और मोलर द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, जो आपको परमाणु या फिर अणु दिया हुआ है उसी का हम लोग द्रव्यमान लिखेंगे U के टर्म में, फिर U को हटाकर G लिख देंगे। यानी जो परमाणु द्रव्यमान है, अणु द्रव्यमान है, उसी को हम लोग ग्राम में लिख देंगे। तो हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, वो होता है 4U। लेकिन आपको इसका मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो इस U को हटाकर हम क्या करेंगे, ग्राम लगा देंगे। तो ये 52 ग्राम है और ये 4 ग्राम है, 13 मोल आ जाएगा। समझे, 13 मोल आ जाएगा। यहां से E हटा देंगे। अब यहां आ जाइए, इस वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए। भाई 1 मोल में एवोगाद्रो संख्या के बराबर जो है, अगर हम 1 मोल हीलियम का लेंगे, 1 मोल अगर हम हीलियम परमाणु लेते हैं, उसमें कितने आएंगे, कणों की संख्या। 1 मोल हीलियम, 1 मोल केला अगर लेते हैं तो संख्या में एवोगाद्रो संख्या के बराबर केले आएंगे। 1 मोल अगर हम हीलियम परमाणु लेते हैं तो उसमें एवोगाद्रो संख्या के बराबर जो है आपके हीलियम के परमाणु आएंगे।
आपको अगर इतना हीलियम का परमाणु दिया हुआ है, मतलब कितने हैं इसमें मोल, कितने मोल हैं, तो एकाग्र संख्या का ये डबल है नंबर, मतलब 2 मोल है। तो अगर आपको इतना नहीं सोचना है तो आप सीधा ये याद रखो, आपको कणों की संख्या दी गई होगी, मोल चाहिए होगी भाई, Na से नहीं, Na से भाग लगा देंगे यहाँ पर। तो भाग लगा दो, जो कणों की संख्या दी गई है 12.044 इंटू 10⁻23, इसमें भाग लगा देंगे किससे, एवोगाद्रो नंबर से, Na से भाग लगा देंगे, जो कि कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इससे हम लोग भाग लगा देंगे। ये कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 मोल हो गया। इसको बनाते हैं, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। अब आपको द्रव्यमान चाहिए। यहां पर आप देखो तो इस वाले में मोल आपको दिया गया है, इस वाले में भी आपको मोल दिया गया है। तो मोल से आपको द्रव्यमान निकालना है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया यहां पर मोल से द्रव्यमान निकालने का। कैसे निकालेंगे, मोल से आपको द्रव्यमान चाहिए तो मोलर मास से क्या कर देंगे कि गुना कर देंगे। मोलर मास से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हमें इस वाले केस में मास चाहिए, और याद रखिएगा हमें ग्राम में चाहिए। हमें किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। मोल दिया होगा, मास निकालेंगे तो हम ग्राम में ही निकालेंगे। तो मास निकालने के लिए अभी आपने देखा कि भाई जो आपके पास मोल है उसमें क्या करेंगे, मोलर मास से गुना करेंगे। यही था ना तरीका। अब आपको मोल तो दिया हुआ है 0.5, आधा मोल आपको दिया हुआ है, और ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अणु के मोल से द्रव्यमान आपको लिखा हुआ है। अणु के मोल से द्रव्यमान आपको जो है मोलर मास किसका चाहिए, N2 का चाहिए, मॉलिक्यूल का चाहिए। तो मोलर मास आप इस वाले में किसका लिखेंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे या फिर ग्राम अणु द्रव्यमान लिखेंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। मोलर मास आप अणु का लिखेंगे या फिर परमाणु का लिखेंगे, आप नाइट्रोजन अणु का लिखेंगे। लिख दिया है अणु के मोल से द्रव्यमान। अगर नहीं भी लिखा होता तो आपको इससे समझ में आना चाहिए था। ऐसा हो सकता है ना कि आप मोलर मास जो है यहाँ पर 14 ग्राम डाल सकते हो। एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 यू होता है, तो मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम हो जाएगा। लेकिन आपसे बोल रखा है कि नहीं, आपको N2 यहाँ पर लेना है, मतलब आपको 28 ग्राम यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर मोलर मास जो है ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणु द्रव्यमान। तो ये 28 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 8 में 40 हो जाएगा, हासिल 4, 5 2 में 10 और 4 14। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो 14 ग्राम आएगा। ठीक, ये 0.5 हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, फिर 28 को काटेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ये चीज कि भाई परमाणु दे करके पूछा जा रहा है, फिर अणु दे करके पूछा जा रहा है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपको मास चाहिए। मास जो है आप निकालेंगे तो वो ग्राम में ही आएगा। आपको फिर से क्या है कि आधा मोल दिया हुआ है, ठीक। और इस बार आपको देखो नाइट्रोजन परमाणु दिया हुआ है, तो इस बार आप मोलर मास जो लिखेंगे वो क्या होगा, इस बार जो आप मोलर मास लिखेंगे वो मोलर मास जो है ग्राम एटॉमिक मास होगा। इस बार जो आप मोलर मास यहाँ लिखेंगे वो ग्राम एटॉमिक मास होगा, यानी कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान ग्राम में आपको लिखना है। तो एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है, लेकिन हमें ग्राम एटॉमिक मास चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग ग्राम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 ग्राम, 7 ग्राम। ये दोनों हमारे बन जाते हैं यहाँ पर। आइए तीसरे नंबर को बनाते हैं। इस बार आपको ना परमाणुओं की संख्या दी गई है ना, परमाणुओं की संख्या दी गई है और आपको द्रव्यमान चाहिए। तो आपको संख्या से द्रव्यमान निकालना है, संख्या से द्रव्यमान निकालना है, जो कि वैज्ञानिकों को चाहिए था। वही चीज है संख्या से द्रव्यमान। तो संख्या से द्रव्यमान निकालने का तरीका देखो, मैंने आपको क्या बताया। संख्या से आपको द्रव्यमान में जाना है, संख्या से आपको द्रव्यमान में जाना है तो पहले तो आपको मोल के पास आना पड़ेगा। संख्या से द्रव्यमान में जाना है तो संख्या से पहले मोल के पास आना पड़ेगा, और मोल से आपको जो है इस द्रव्यमान के पास आना पड़ेगा। तो संख्या से मोल के पास आने के लिए पहले तो आप एवोगाद्रो संख्या से भाग लगाएंगे, फिर मोल से इस द्रव्यमान में आने के लिए
आप मोलर द्रव्यमान से क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो ये 3.011 इंटू 10⁻23 है। इसमें आप भाग किससे लगाएंगे, इसमें आप भाग लगाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। ये 10⁻23 से 10⁻23 खत्म हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा ना इसका, 1/2 मोल, ये पूरा 2 से कट जाएगा, 1/2 मोल, यानी कि आधा मोल। मोलों की संख्या कितनी आई भाई, ऐसे हाफ, 0.5। अब यहां से आपको क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। यहां से आपको क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। ये आपने मोल निकाल लिया, ये ठीक पहला वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, सेम 7 ग्राम आंसर आएगा। अब आपको जो है यहाँ पर मास चाहिए। तो मास के लिए क्या करते हैं कि जो भाई मोलों की संख्या है उसी में क्या करते हैं कि मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो संख्या दी गई है नाइट्रोजन परमाणु की दी गई है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, जो कि अपने आप में मोलर मास ही है। तो मोल है आधा और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन के केस में, 14 ग्राम। तो ये आंसर आपका आ गया 7 ग्राम, ठीक। अब आइए इस वाले में, वापस से आपको क्या है कि कणों की संख्या से मास निकालनी है। तो पहले आप मोल के पास जाएंगे तो मोल निकालेंगे। मोल के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको कणों की संख्या दी गई है इसमें क्या करना है, आपको एवोगाड्रो संख्या से भाग लगाना है। तो इससे 1 मोल आपका मोलों की संख्या है। अब यहां से आपको मास चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, तो यहां पर आप मोल लिखेंगे और यहां पर देखो नाइट्रोजन अणु की संख्या है, ये जो नंबर है ये नाइट्रोजन अणु की है, तो आप यहां पर लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणु द्रव्यमान, यानी मोलर मास ही है ये, है ना। मोलर मास 2 तरीके से बता सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है। तो इस वाले केस में एटम था लेकिन इस वाले में मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल आया है और ग्राम एटॉमिक मास N2 का कितना हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान जो है 14 होता है, तो ये 28 U, इसका तो मॉलिक्यूलर मास है, 1 मोल का मास, ये मॉलिक्यूलर मास है। हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, तो हम इसी 28 को क्या करेंगे, ग्राम लगा करके लिख देंगे, तो ये 28 ग्राम हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना है। निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। हमें क्या करना है, कणों की संख्या चाहिए, कणों की संख्या चाहिए। और अभी आप देखो आपको जो है यहां पर इस दोनों में ग्राम दिया गया है और इस वाले में मोल दिया गया है। तो देखो ग्राम से आपको मोल में जाना है, ग्राम से आपको कणों की संख्या में जाना है, तो पहले आपको मोल के पास आना पड़ेगा बीच में। तो मोलर द्रव्यमान से भाग लगाएंगे, मोल मिल जाएगा, फिर Na से गुना करेंगे कणों की संख्या, और मोल से आपको कणों की संख्या में जाना है तो सिर्फ Na से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 46 ग्राम है, तो यहां से आप क्या करेंगे, पहले आप मोल के पास जाएंगे, पहले मोल निकाल लीजिए। तो जो दिया गया मास होगा ग्राम में उसको लिखेंगे और बट्टे में क्या करेंगे, मोलर मास लिखेंगे। अब आपको सोडियम परमाणु दिया हुआ है तो मोलर मास हमारा ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर में 46 ग्राम है, नीचे में 23 ग्राम हो जाएगा, तो ये 2 मोल आ जाएगा। अब यहां से आपको क्या चाहिए, कणों की संख्या चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, Na से गुना कर देंगे। Na से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुने में 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 12.044 गुने में 10⁻23, इतने आपके हो जाएंगे सोडियम परमाणु। इस बार 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु है, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन अणु है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मोल लिखेंगे। मोल के लिए जो आपको द्रव्यमान दिया गया होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मोलर द्रव्यमान से भाग लगाएंगे, लेकिन इस बार अणु दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पर मोलर द्रव्यमान जो है ग्राम अणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान
ग्राम में आपको लिखना है। तो ऑक्सीजन अणु यानी कि O2, इसका द्रव्यमान ग्राम में क्या हो जाएगा 32 भाई 2 गुने में 16 हो जाएगा, तो 32। ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ग्राम लगा देंगे। तो 1/4 आ जाएगा। अब यहां से हमें कणों की संख्या चाहिए, ठीक, यहां से हमें क्या करना है, कणों की संख्या चाहिए। ये कण क्या है, अणु है, ऑक्सीजन अणु है। तो 1/4 में क्या करेंगे, मोल में क्या करेंगे, गुना करेंगे एवोगाद्रो संख्या से 6.022 × 10⁻23, इतना हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर मोल दिया हुआ है, डायरेक्ट मोल दिया हुआ है, हमें क्या है, कणों की संख्या चाहिए, यानी कि परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या चाहिए। तो मोल से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कणों की संख्या निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, जो आपको मोल दिया हुआ है इसी में क्या करते हैं, एवोगाद्रो संख्या से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 6.022 × 10⁻24 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि कैसे हम लोग द्रव्यमान से कणों की संख्या, कणों की संख्या से द्रव्यमान पर आएंगे। यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान ये है, यानी आपको जो है क्या दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है। भाई मोलर द्रव्यमान को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे अगर हमें एटम्स दिए हुए हैं तो ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम है, और आपको कहा जा रहा है कि आप केवल एटॉमिक मास बताओ, केवल एटॉमिक मास बताओ। ये ग्राम एटॉमिक मास तो ये बता रहा है कि 1 मोल कार्बन परमाणु है, उसका द्रव्यमान 12 ग्राम है। हमें एटॉमिक मास चाहिए, हमें सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम का मास चाहिए, तो G हटा करके U लगा दो, हो गया। किसमें अधिक परमाणु होंगे, 16 ग्राम सोडियम अथवा 16 ग्राम लोहा, किसमें परमाणु की संख्या अधिक होंगे। 1 मोल का मतलब एवोगाद्रो संख्या, 2 मोल का मतलब एवोगाद्रो संख्या का डबल, 3 मोल का मतलब एवोगाद्रो संख्या का ट्रिपल। तो भाई जिसके पास ज्यादा मोल उसमें परमाणु की संख्या ज्यादा। तो आप बस ये चेक कर लो कि मोल किसमें ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा मोल उसमें उतनी ही ज्यादा संख्या। भाई जिसके पास ज्यादा दर्जन उसके पास उतने ही ज्यादा केले, है ना। जिसके पास 2 दर्जन केले हैं और किसी के पास मान लो कि 3 दर्जन केले हैं, तो ज्यादा किसके पास, जिसके पास 3 दर्जन है। तो जिसके पास ज्यादा दर्जन उसके पास संख्या में ज्यादा केले, वही वाला कॉन्सेप्ट है। जिसके पास ज्यादा मोल उसके पास ज्यादा परमाणु। तो सोडियम के केस में अगर हम मोल निकालने बैठे हैं दोनों के केस में, तो सोडियम के केस में मोल कैसे निकालेंगे, भाई जो आपको द्रव्यमान दिया होता है उसमें क्या करते हैं, भाग लगाते हैं मोलर मास से। क्योंकि यहाँ पर परमाणु दिया हुआ है तो यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसी को ग्राम में लिखना होता है, जो कि 23 होता है। 23 है तो इसको हम लोग ग्राम में लिख देंगे, तो 100 में यहाँ पर 23 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, इसका भी 100 ग्राम ही दिया हुआ है, लेकिन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 56 है, लेकिन हमें तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में 56 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, 56 में ग्राम लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 100/56। अब इस दोनों में भाई बड़ी नंबर कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये जो नंबर है ये बड़ी है, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो छोटी है। तो हम बोलेंगे कि सोडियम के पास ज्यादा मोल है, सोडियम के पास ज्यादा मोल है, यानी कि 100 ग्राम अगर हम सोडियम लेते हैं, 100 ग्राम अगर हम लोहा लेते हैं, तो सोडियम में 100 ग्राम सोडियम है, परमाणु की संख्या अधिक होगी। ठीक, मोल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मोल किसके पास ज्यादा है, सोडियम के पास ज्यादा है आयरन से, तो सोडियम के पास जो है ज्यादा परमाणु की संख्या है। 100 ग्राम सोडियम के पास ज्यादा परमाणु की संख्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आखिरी में दिए होते हैं सवाल, उन सारे को करने जा रहे हैं। पहला सवाल है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.0144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए।
भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। देखो एक यौगिक बना बोरोन और ऑक्सीजन से। बोरोन है और ऑक्सीजन है, इससे एक यौगिक बना, बोरोन और ऑक्सीजन युक्त जो है एक यौगिक बना। मान लो ये एक यौगिक बना, ठीक। ये यौगिक बना कितना, इतना बना 0.24 ग्राम, इतना यौगिक बना। फिर पता चला, मान लो कि ये यौगिक मिला, तो पता चला कि इस जो बोरोन है वो कितना है 0.096 और जो ऑक्सीजन है वो कितना है 0.144। इस दोनों को जोड़ो तो इतना आता है क्या, 6 4 10, 9 4 13, 14 हासिल 1 2, हाँ ठीक है। तो हुआ ये देखो कि एक बोरोन और ऑक्सीजन युक्त यौगिक मिला, ये बोरोन और ऑक्सीजन युक्त यौगिक मिला जिसका जो द्रव्यमान है वो है 0.4 ग्राम। फिर पता चला कि भाई इसमें जो बोरोन है वो है 0.096 ग्राम और जो ऑक्सीजन है वो है 0.144 ग्राम। तो आपको कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज में बताना है कि भाई कितना परसेंट, टोटल का कितना परसेंट बोरोन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, आपको ये चीज बताना है। तो कैसे बताएंगे, बोरोन का द्रव्यमान कितना है टोटल में, वो लिखेंगे 0.096। बोरोन का द्रव्यमान इतना है, कितने में, इतने में, ठीक। और इसको फिर परसेंटेज में चेंज करना है। इसको सॉल्व करने पर आएगा 40%, ठीक है, 40% इसको सॉल्व करने पर आएगा। अब देखो टोटल जो मिला, ये बोरोन ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है, टोटल जो मिला इसमें बोरोन 40% है, तो ये कितना मिलेगा आपको, ये 60% मिलेगा ना। 100 में से हम 40 घटाएंगे तो 60 मिलेगा, ये 60% है। भाई 100% में से 40% ये बोरोन है, ये 40% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा ना। ये हमारा हो जाएगा 60%। तो ये काम करना था, हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलता है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है ना, इसमें बोला गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन में होता यह है कि भाई 3 ग्राम अगर कार्बन लिया जाता है तो 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन इसमें खर्च होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो है वो 3:8 का है। 3 ग्राम हम कार्बन लेते हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन खर्च जो है यहाँ पर होता है, तो रेशियो क्या आएगा, मास का ये आएगा। अब बोला जा रहा है कि हम 3 ग्राम कार्बन के साथ 50 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तो बताइए कि कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो। हम 3 ग्राम 8 ग्राम लेते हैं तो यहाँ पर 11 ग्राम बनता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि हम 3 ग्राम लेंगे लेकिन ऑक्सीजन जो है 50 ग्राम लेंगे, तो बताओ कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो यौगिक के केस में ये चीज फिक्स होता है ना कि मास का रेशियो जो है भाई यही आना चाहिए, 3:8 ही आना चाहिए। यौगिक की यही तो खासियत है कि यौगिक को आप चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त कर ले, चाहे किसी ने भी यौगिक को क्यों ना बनाया गया हो, जो उसके घटक होते हैं, जो उसमें तत्व होते हैं, वो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, वो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप वापस चाहे जैसा भी बनाओ, द्रव्यमान का रेशियो 3:8 ही आएगा। तो अगर हम 3 ग्राम कार्बन लेते हैं तो 8 ग्राम ही ऑक्सीजन जो है खर्च होने वाली है। आप चाहे 50 ग्राम ले लो, चाहे आप 100 ग्राम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
रेशियो 3:8 का ही आना चाहिए। अगर 3 ग्राम कार्बन लिया गया तो पक्की बात है 8 ग्राम ऑक्सीजन ही खर्च यहाँ पर होने वाली है। तो कितना बनेगा? 11 ग्राम बनेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। अगर हम 3 ग्राम कार्बन लेते हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो उत्पाद बनेगा, अभिकारक का कुल द्रव्यमान तो 11 ग्राम हो जाएगा, उत्पाद जो बनेगा वो भी 11 ग्राम ही होना चाहिए। तो 11 ग्राम ही आंसर होगा, राइट, 11 ग्राम आंसर होगा। तो आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। भाई दोनों नियम यहां पर लागू हो जाएंगे, दोनों नियम यहां पर लागू हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से अगर हम किसी एक के साथ जाएंगे तो स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम से ही हमने ये फैसला किया है कि भाई रेशियो 3:8 का ही होना चाहिए। तो अगर हम 3 ग्राम कार्बन लेते हैं तो इस हिसाब से 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है खर्च होंगे। चाहे आपने 50 ग्राम क्यों न लिया हो, 8 ग्राम खर्च होंगे, उसके बाद रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी। ठीक। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? भाई ऐसे आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। उदाहरण दीजिए। तो कई सारा उदाहरण आप दे सकते हैं यहाँ पर। ये सल्फेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है ना, ये नाइट्राइट आयन है, ये सल्फाइड आयन है, ये कार्बोनेट आयन है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। केमिकल फॉर्मूला जो है लिखना हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो में। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो हमें पता है कि सबसे पहले तो इसमें लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम और क्लोरीन का सिंबल। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब मैग्नीशियम और क्लोरीन का ये कंपाउंड है। अब मैग्नीशियम आयन जो है ये Mg+2 के फॉर्म में होता है और क्लोराइड आयन Cl- होता है। तो आप क्या करेंगे? वैलेंसी लिखेंगे चिन्ह हटा करके। तो मैग्नीशियम के नीचे 2 और क्लोरीन के नीचे 1। यहाँ पर क्रिस क्रॉस करेंगे। जो इसकी वैलेंसी है इसके सबस्क्रिप्ट में जाने वाली है और जो इसकी वैलेंसी है मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो MgCl2 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें मालूम है इसमें कि कैल्शियम है और क्लोरीन है। कैल्शियम आयन होता है हमारा, कैल्शियम आयन होता है हमारा Ca+2, Ca+2 और क्लोराइड आयन Cl- होता है। तो यहाँ से प्लस हटाकर 2 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस हटाकर 1 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्रिस क्रॉस करेंगे। कैल्शियम के नीचे ये 1 जाएगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, तो सिंपली Ca लिखेंगे और Cl2 हो जाएगा। यहाँ पर Cl के नीचे 2 जाएगा। उसके बाद आइए कॉपर नाइट्रेट की बात करते हैं यहाँ पर। तो हमें मालूम है यहाँ पर कॉपर है और नाइट्रेट है NO3, ये नाइट्रेट हो जाएगा। अब कॉपर आयन होता है Cu+ और नाइट्रेट आयन होता है NO3-। अच्छा, कॉपर तो Cu+2 भी होता है, लेकिन यहां पर केवल कॉपर लिखा हुआ है तो आप समझना है कि कॉपर 1 है ये, तो हम लोग इस वाले को चूज करेंगे। तो यहाँ पर वैलेंसी 1 और यहाँ पर वैलेंसी 1 और इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो CuNO3 हमारा ये फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। डी बनाते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो हमें समझ में आया कि एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है। एल्यूमिनियम आयन Al3+ होता है और क्लोराइड आयन Cl- होता है। तो यहाँ पर वैलेंसी 3, यहाँ पर 1। क्रिस क्रॉस करेंगे, एल्यूमिनियम के नीचे 1 जाएगा, 1 लिखते नहीं है, और क्लोरीन के नीचे 3 जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो हमें समझ में आया कि भाई कैल्शियम है और कार्बोनेट है, राइट। कैल्शियम आयन होता है Ca+2 और कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-। यहाँ पर वैलेंसी 2, यहाँ पर वैलेंसी 2, 2 से 2 फिर कट जाएगा तो ये 1 1 हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप चाहो तो बाद में काट देना, अभी पहले क्या करो, लिख लो इसको ऐसे Ca2CO3 का होल ट्वाइस। अब 2 से 2 ये उड़ा दो, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारे का फॉर्मूला लिख लिया। निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। तत्वों का नाम लिखना है। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? अगर आपने चैप्टर देख लिया होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है।
आपको इसमें तत्वों का नाम बताना है, राइट, तत्वों का नाम बताना है। तो कौन कौन से तत्व है इसमें देख लो, इसमें कैल्शियम तत्व है, इसमें ऑक्सीजन तत्व है और इसमें हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, है ना। हाइड्रोजन आयन होता है H प्लस, ब्रोमाइड आयन होता है ये, तो फॉर्मूला लिखेंगे H, Br वाले सिंबल लिखेंगे, 1 वैलेंसी, क्रिस क्रॉस करेंगे और HBr आ जाएगा। इसका फॉर्मूला भी अगर आपको नहीं याद है तो आप लिख सकते हो, जैसे आपने सीखा कि कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। बेकिंग पाउडर जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मैं यहां पे लिखता हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला लिखो आप। तो आप सोडियम का सिंबल लिखेंगे और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। आयन कैसे कैसे क्या होता है, तो ये जो Na प्लस है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, और ये जो CO3 माइनस HCO3 ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह हटा करके लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, राइट। तो ये Na हो जाएगा और ये HCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। नहीं गलत हो गया, माफ करिएगा। फील आ जाती है कि यार यहाँ पर ये मिस्टेक है कुछ। सोडियम आयन Na प्लस होता है, सिंपली प्लस होता है, +1, तो ये +1 होता है। +1 होता है तो यहाँ पर 1 आएगा, तो सिंपली NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। कौन कौन से तत्व है इसमें देख लो, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, ये 4 तत्व है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सिंबल लिखेंगे और सल्फेट का सिंबल लिखेंगे SO4। पोटेशियम +1 होता है, पोटेशियम के ऊपर बस एक प्लस चार्ज होता है, तो ये +1 होता है। और सल्फेट पे अभी मैंने आपको लिखकर बताया था थोड़ी देर पहले कहीं पर, ये -2 इस पर आवेश होता है, तो चिन्ह हटा करके 1 और 2 लिख देंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे यहाँ पर, ये K2SO4 हो जाएगा। ये पोटेशियम सल्फेट हो गया। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। भाई मोलर द्रव्यमान चाहिए, मोलर द्रव्यमान चाहिए आपको। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं या फिर क्या करते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास लिखते हैं, यही तो करते हैं। मोलर मास क्या होता है, अगर आपको परमाणु दिया हुआ है तो परमाणु, ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है, हिंदी में लिख देता हूं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है। अगर आपको परमाणु दिया हुआ है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिख देना है, या फिर क्या, ग्राम अणु द्रव्यमान। अगर अणु दिया हुआ है तो ग्राम अणु द्रव्यमान। यहां देखो तो आपको अणु दिया हुआ है, तो मोलर द्रव्यमान लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग अणु द्रव्यमान ग्राम में लिख देंगे। अणु द्रव्यमान कैसे लिखेंगे भाई, जैसे हम लोग लिखना सीखे हैं, 2 कार्बन है, एक का द्रव्यमान 12 होता है, 2 हाइड्रोजन है, एक का द्रव्यमान 1 होता है, तो 12 गुने में 2 24 हो जाएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा। ये 26 U तो इसका केवल अणु द्रव्यमान हो, हमें क्या चाहिए, ग्राम अणु द्रव्यमान चाहिए, तो इस U को हटा करके क्या करेंगे, G लगा देंगे। हो गया। सल्फर अणु है, इसका मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो हमें ग्राम अणु द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। तो 8 सल्फर है, सल्फर के परमाणु है, एक का द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। सल्फर 16, 32, हाँ 32 होता है, सही है। तो 8 और 2, 8 गुने में 2 16, 8 से 24 और 1 हासिल 25 हो जाएगा, 256 ग्राम हो जाएगा।
फास्फोरस अणु P4 का हमें चाहिए। तो 4 फास्फोरस के परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान फास्फोरस का कितना होता है 15, एटॉमिक नंबर होता है 30, यहां पर दिया भी हुआ है 31। तो ये हो जाएगा 4 4 तिहाई 12, और लेकिन हम क्या करेंगे ग्राम में लिखेंगे। ये भी क्या है अपने आप में अणु है, मोलर मास चाहिए यानी कि ग्राम अणु द्रव्यमान चाहिए। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु है, एक का द्रव्यमान 4 होता है, क्लोरीन का एक परमाणु है, एक का द्रव्यमान 35.5 होता है। तो ये 36.5 हो जाएगा, हमें ग्राम में चाहिए तो ग्राम लगा देंगे। राइट, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। यहाँ जाइए नाइट्रिक एसिड का यहाँ पर लिख लेते हैं। एक हाइड्रोजन है, इसका कितना आया था मेरे ख्याल से 62 या 63 आया था ना। नाइट्रोजन का एक परमाणु, एक का द्रव्यमान जो है 14 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, एक का द्रव्यमान 16 होता है। तो ये हो जाएगा 1 + 14 + 16 तिहाई 48 हो जाएगा। 8 4 12 और 13 4 5 6 63। ग्राम में चाहिए तो ग्राम लगा देंगे। तो मोलर मास यानी कि एक मोल का मास अगर अणु है तो ग्राम अणु द्रव्यमान को ग्राम में बता दो, अगर परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में बता दो। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु है, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु है, तो 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। और क्योंकि परमाणु है यानी कि क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, है ना, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखेंगे भाई? परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, ग्राम लगा देंगे। तो नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन परमाणु का होता है 14, ये तो हो गया इसका एटॉमिक मास, लेकिन हमें ग्राम एटॉमिक मास चाहिए तो ग्राम लगा दो। 4 मोल एल्यूमिनियम, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। अब आपको मोल से द्रव्यमान में जाना है। अगर मान लो कि 1 मोल एल्यूमिनियम परमाणु होता तो आप क्या करते हैं? इसी 27 में ग्राम लगा देते हैं। यहां पर 4 है तो इसी 27 ग्राम में 4 से गुना कर दो, तो 4 गुने में 27 ग्राम हो जाएगा। 4 सत्ते में 28 हो जाएगा, 4 दूने में 8 और 2 10 108 ग्राम हो जाएगा। 10 मोल सोडियम सल्फाइड की बात यहां पर की गई है। मान लो कि 1 मोल सोडियम सल्फाइड होता तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता उसी में हम लोग ग्राम लगा देते हैं और फिर 10 से गुना कर देते हैं। तो मोल से अगर आपको द्रव्यमान निकालना हो, तो क्या करते हैं? मोलर मास से गुना कर देते हैं। तो 10 गुने में क्या करेंगे? मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? अणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान लिख देते हैं यहाँ पर। देखो हर तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जैसे आपके दिमाग में घुस जाए। आई थिंक बारिश भी हो रही है तो लाइट कभी भी जा सकती है, अक्सर ऐसा होता है, बारिश में लाइट चली जाती है। ग्राम अणु द्रव्यमान इसका लिखो। तो पहले आप अणु द्रव्यमान निकालो। सोडियम के 2 परमाणु, एक का द्रव्यमान जो है 23 होता है। सल्फर का 1 परमाणु, एक का द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, एक का द्रव्यमान 16 होता है। तो 23 गुने में 2 46 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, और 16 तिहाई 48 हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 और 6 16 हासिल 1, 4 3 7, 7 4 11 और 1 हासिल 12, 126। 126 जो है इसका अणु द्रव्यमान है, हमें ग्राम अणु द्रव्यमान चाहिए, इसमें क्या करेंगे? ग्राम लगा देंगे, यानी 1260 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों को बना लिया है। मोल में परिवर्तित कीजिए। ग्राम में आपको दे रखा है तो मोल में निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि भाई मोल आपको चाहिए और आपको द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान आपको ग्राम में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मोलर मास से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। अब मोलर मास जो है ये क्या हो सकता है? ये ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है अगर मान लो कि आपको एटम से दिया हुआ है तो। और ये मोलर मास जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो सकता है अगर आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो। देख लो यहां पर ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है, मतलब O2, यानी कि यहां पर अणु है,
मॉलिक्यूल है तो आपको यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर मास लिखना पड़ेगा। तो मोल चाहिए, द्रव्यमान 12 ग्राम दिया हुआ है, और ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, जो इसका मोलिकुलर मास होता है 32, इसी में क्या करेंगे ग्राम लगा देंगे, ऊपर में ग्राम है, तो 4 × 12 4 × 32, इतना जो है मोल आपको मिल जाएगा। यहां पर मोलों की संख्या जो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में बट्टे में मोलर मास, क्योंकि जल अपने आप में मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे, मतलब मोलिकुलर मास लिखेंगे जो कि 18 U होता है, इसमें ग्राम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, 2 से काटते हैं, इतना मोल। 22 ग्राम आपको दे रखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स 22 ग्राम है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे, यानी कि मोलिकुलर मास ग्राम में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इसका हम मोलिकुलर मास लिखते हैं, तो कार्बन 1 है संख्या में, एक कार्बन का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन संख्या में 2 है, एक का द्रव्यमान जो है 16 होता है, तो 12 प्लस जो है यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 और 2 34, और चल जा भाई 44 हो जाएगा। तो ये 44 ग्राम हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी कि आधा मोल। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 5 मोल जल अणु। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 0.2 मोल है तो उससे क्या करो आप इसमें गुना कर दो, या फिर सिंपली मोल से आपको कहाँ जाना है, मोल से आपको मास निकालना है, मोल से आपको मास निकालना है। अभी तो आपने फॉर्मूला देखा ना, यहाँ पे आपने मोल निकाला था, इस बार आपको मास चाहिए, इसमें आपको मास दिया हुआ था, मोल आपने निकाला, अब आपको मास चाहिए, तो क्या करेंगे मोल और मोलर मास को गुना कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, मोलर मास से हम लोग क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं, तो ये मोल है, इसमें गुना करेंगे मोलर मास से। अब मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है या फिर ग्राम मोलिकुलर मास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु लिखकर दिया हुआ है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, इसी में हम क्या करेंगे ग्राम लगा देंगे, तो 16 × 2 = 32 हो जाएगा, 3.2 ग्राम हो जाएगा। आधा मोल जल अणु, 1 मोल जल का अणु जो होता है, 1 मोल जल का मास जो है 18 ग्राम होता है, 0.5 गुने में जल का जो मोलिकुलर मास होता है वो 18 होता है, ग्राम में चाहिए तो 18 ग्राम हम कर देंगे यहाँ पर, तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा, तो 9 ग्राम। तो 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, तो आधा का 9 ग्राम हो जाएगा, ये दोनों हमारे बच जाते हैं। 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। अब आपको जो है मास से कहां जाना है भाई, मास से आपको जो है कणों की संख्या चाहिए, द्रव्यमान से आपको कणों की संख्या चाहिए। तो रास्ते में किसके पास जाना पड़ेगा, मोल के पास जाना पड़ेगा। अब आपको मान लो कि द्रव्यमान दिया हुआ है, मोल के पास जाना है, द्रव्यमान दिया हुआ है, मोल के पास जाना है, द्रव्यमान दिया हुआ है, मोल के पास जाना है, तो मोलर मास से आप क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, मोलर मास से भाग लगा दो। मोलर मास यहाँ पर ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा या फिर ग्राम अणु द्रव्यमान होगा, क्योंकि अपने आप में अणु दिया हुआ है तो ग्राम अणु द्रव्यमान होगा। तो ग्राम अणु द्रव्यमान लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अणु द्रव्यमान लिखते हैं और उसमें ग्राम लगा देते हैं। तो 8 सल्फर के परमाणु हैं, एक का जो द्रव्यमान है वो 32 होता है, और इसी में क्या करेंगे ग्राम लगा देंगे। ठीक, इससे क्या मिल गया, हमें मोल मिल गया। अब हमें मोल से कणों की संख्या में जाना है, तो 1 मोल में कणों की संख्या एवोगाद्रो नंबर के बराबर, राइट, 1 मोल में कणों की संख्या एवोगाद्रो नंबर के बराबर, तो इतने मोल में कितना हो जाएगा, तो इसी में क्या करेंगे एवोगाद्रो नंबर से गुना कर देंगे। और यहाँ पर कणों की संख्या, ये कण क्या है, ये अणु है, ये अणु है। तो 16 × 2 = 32 हो जाएगा,
ठीक है, 1/16 हो जाएगा और 6.022 इंटू 10⁻23 यहां पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, या तो ऐसे लिख लो या फिर सिंपली आप क्या करो 1/6 इंटू एन, यानी कि Na/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने आपके अणु हैं। अच्छा मान लीजिए इसी में आपके परमाणुओं की संख्या पूछ दी जाए तो कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, इतने तो अणु हैं आपके, इतने आपके आए अणु, इतने आपके S8 अणु हैं। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है परमाणुओं की संख्या बताओ, परमाणुओं की संख्या, तो आपको पता है कि भाई एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु हैं, तो इतने अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे, इसी में क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। अगर हम इसी में 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है, इतने अणु में अगर हम इसमें 8 से गुना कर देते हैं तो अब ये टोटल हमारे पास क्या है, परमाणुओं की संख्या है। ठीक, अब आखिरी सवाल देखते हैं, 11 नंबर आखिरी सवाल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको दिया हुआ है कि इतना ग्राम है, इसमें एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। एल्यूमिनियम आयन की संख्या आपको चाहिए। अच्छा ये अपने आप में एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, इनके संघटक आपके आयन्स होंगे, तो एल्यूमिनियम आयन और ऑक्सीजन आयन है। आयनिक यौगिक के लिए हम लोग अणु शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सूत्र इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुविधा के लिए जो है आप मान लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये जो सूत्र इकाई है इसको आप जो है यहाँ पर अणु मानकर चलो, अणु मानकर चलो, सुविधा के लिए आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, मान लो ये जो है अणु है, तो इसमें देखो क्या है कि एल्यूमिनियम आयन है और ऑक्सीजन आयन है। इसमें आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम के 2 आयन है, ऑक्सीजन के 3 आयन है। एल्यूमिनियम के 2 आयन है, मान लो अगर ये आयनिक यौगिक नहीं होता तो हम बोलते कि एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन क्योंकि ये आयनिक यौगिक है तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम के 2 आयन है और ऑक्सीजन के 3 आयन है। तो हम बोल सकते हैं कि एक अणु में एल्यूमिनियम के 2 आयन हैं, ऑक्सीजन के 3 आयन हैं, एल्यूमिनियम के 1 आयन है, एल्यूमिनियम के 2 आयन है, ऑक्सीजन के 3 आयन है एक अणु में। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इतने ग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने अणु होंगे, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, द्रव्यमान से हमें कणों की संख्या चाहिए, कण यहाँ पर क्या है, सूत्र इकाई है जिसमें हम लोगों ने सुविधा के लिए अणु माना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल के पास जाते हैं, तो इतना ग्राम है और इसका जो फॉर्मूला यूनिट मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आप बोल दो, ग्राम में कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। एल्यूमिनियम संख्या में 2 है, एक का द्रव्यमान जो है 27 होता है, ऑक्सीजन संख्या में 3 है, एक का द्रव्यमान 16 होता है, तो ये 54 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। 8 4 12, 5 4 9 और 10, 102। ठीक है, 102 ग्राम यहां पर हो जाएगा, राइट। ये मोल आ गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, अणुओं की संख्या चाहिए, यानी कणों की संख्या चाहिए, तो एवोगाद्रो नंबर से हम लोग गुणा कर देंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं अणुओं की संख्या, सही क्या होता, सूत्र इकाई की संख्या, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम और चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम ग्राम तो उड़ाएंगे, यहां से अगर हम पॉइंट हटा दें तो 3 जीरो नीचे डाल सकते हैं और ये कट जा रहा है हमारा 2 बार में, 2 बार में कट जा रहा है, यानी कि 1/, में ये 2000 है। और अणुओं की संख्या के लिए क्या करते हैं, एवोगाद्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये काम कर देते हैं, राइट। इतने अणुओं की संख्या है, एक अणु में एल्यूमिनियम के 2 आयन हैं, तो इतने अणु में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एल्यूमिनियम आयन की संख्या, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 2000 और गुने में 2 कर देंगे। तो 3 जीरो से यहां पर ये 23 खत्म होगा, 20 हो जाएगा
और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 आयन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मान लो ऑक्साइड आयन पूछा जाता तो संख्या में 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 से गुना करते हैं। ऑक्साइड आयन पूछा जाता तो दोस्तों इसी के साथ ये जो पूरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।